नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। प्रार्थना के बाद आप लोगों को विदित है कि लेसन नंबर 8वां हम लोगों का चालू है। आर्थिक सुधार लेसन का नाम है। आर्थिक सुधार के अंतर्गत मैंने आप लोगों को आर्थिक सुधार की व्याख्या बताई थी कि सरकार के द्वारा जुलाई 1991 के अंतर्गत देश के अंतर्गत जो कानूनी और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया गया उसको आर्थिक सुधार कहते हैं। और आर्थिक सुधार में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे मुद्दों का समावेश होता है। उसके बाद हम लोगों ने अंतिम वीडियो के अंतर्गत जो मुद्दा देखा था आर्थिक सुधार के अंतर्गत कि भाई वैश्वीकरण के पश्चात और वैश्वीकरण के पहले भारत की आर्थिक नीतियों में क्या स्थिति थी व्यापार की, तो हमने 5-6 मुद्दे वैश्वीकरण के पहले के देखे थे और 5-6 मुद्दे वैश्वीकरण के बाद के देखे थे। अब आगे का जो टॉपिक है आप लोगों का वो आर्थिक सुधार का मूल्यांकन है। मूल्यांकन मतलब आर्थिक सुधार की असर। बाजू में लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि आर्थिक सुधार का मूल्यांकन अर्थात आर्थिक सुधार की असर मतलब क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या देश के अर्थतंत्र को हानि हुई। अब उसके अंतर्गत की बात अगर मैं करूं तो पहला टॉपिक है आर्थिक सुधार के अनुकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव का सामान्य मतलब होता है लाभ। अनुकूल प्रभाव का सामान्य मतलब होता है लाभ। आर्थिक सुधार के क्या क्या लाभ हमें हुए तो 9-10 मुद्दे आपकी किताब में ऑलरेडी दिए हुए हैं कि भाई आर्थिक सुधार से भारतीय अर्थतंत्र को कौन कौन से लाभ प्राप्त हुए। अनुकूल प्रभाव मतलब लाभ। उसमें पहला जो मुद्दा है वो देश के ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली वस्तु आसानी से सस्ती कीमत पर मिलने लगी। सबसे पहला मुद्दा इतना ही, सस्ती तो पता नहीं है पर देश के ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली वस्तु सरलता से प्राप्त होने लगी। वो सस्ती है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं है पर फिर भी आसानी से गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होने लगी, पहला लाभ। दूसरा, देश के मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। क्यों मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई? क्योंकि आयात निर्यात को सरकार ने सरल बना दिया तो विदेशी मुद्रा भारत को मतलब प्राप्त होने लगी और जिसकी वजह से देश के अंदर मुद्रा का प्रमाण बढ़ने लगा। नंबर 3, भारत में निर्यात में वृद्धि हुई क्योंकि पहले जो आर्थिक नीतियों से पहले भारत में निर्यात का इतना प्रमाण शायद नहीं था, वो निर्यात का प्रमाण बढ़ गया। नंबर 4, सरकार पर विदेशी कर्ज का जो बोझ था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? तो कि विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा। मतलब बोझ कम हुआ कि वो आप मुद्दा लिखो कि नहीं लिखो, आप इतना लिख सकते हैं कि आर्थिक नीतियों के कारण देश में सीधा विदेशी पूंजी निवेश का प्रमाण बढ़ा अर्थात विदेशी पूंजी भारत में धीरे धीरे निवेश के तौर पर बढ़ने लगी। पहला, गुणवत्ता वाली वस्तु मिलने लगी। दूसरा, मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। तीसरा, निर्यात में वृद्धि हुई। चौथा, विदेशी पूंजी निवेश का प्रमाण बढ़ा। पांचवा, बड़े पैमाने के निवेशों द्वारा निजी क्षेत्र का विकास हुआ मतलब उत्पादन और रोजगार बढ़ा। निजी क्षेत्र बढ़े वो लाभ नहीं है पर देश में उत्पादन और रोजगार का प्रमाण बढ़ा, ये आपका लाभ है।
नंबर छठा, साधनों की गतिशीलता में वृद्धि हुई। साधनों की गतिशीलता मतलब गांव का व्यक्ति सरलता से शहरों में आने लगा, शहर का व्यक्ति सरलता से विदेशों में जाने लगा। इस प्रकार साधन जो थे उनकी गतिशीलता धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। फिर वो जमीन हो, पूंजी हो, श्रम हो या नियोजक हो, उनकी गतिशीलता में वृद्धि हुई। नंबर 7, सरकार के अंकुश की वजह से जो भ्रष्टाचार, नौकरशाही, निर्णयों में विलंब, जड़ता जो थे वो कम हुए। मतलब भ्रष्टाचार वगैरह का जो प्रमाण था वो कम हुआ। हालांकि ये मुद्दा एक प्रकार का लॉजिकली मुद्दा है, भ्रष्टाचार कम हुआ कि नहीं हुआ, नौकरशाही कम हुई कि नहीं, एक प्रश्न है। पर भ्रष्टाचार मतलब सरकार का अंकुश कम हो गया, ऐसा आप लिख सकते हैं, जिससे मतलब लाभ हुआ। नंबर 8, सरकार के अंकुश और पूंजी की कमी के कारण उपेक्षित क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश द्वारा बढ़ावा मिला। मतलब जिसके अंदर सरकार ने जो उद्योगों को, इन शॉर्ट इतना ही मुद्दा आप लिख सकते हैं कि सरकार ने जो पहले आरक्षित मुद्दे रखे थे वो आरक्षण वाले उद्योग जो थे उसका प्रमाण कम हो गया। नंबर 9, कि वस्तु और सेवाओं की कमी घटी और उसकी विविधता में, इन शॉर्ट देश की वस्तु में विविधता का प्रमाण बढ़ा। और 10वां, अन्य देशों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारे संबंध थे वो संबंध हमारे मजबूत भी हुए। मतलब 9 मुद्दे आप लोगों को, 9 से 10 मुद्दों के लाभ आप लोगों को लिखने मूल्यांकन के अंतर्गत। उसके बाद आर्थिक सुधार के प्रतिकूल प्रभाव। अब प्रतिकूल प्रभाव होता क्या है सर, क्योंकि कौन कौन सी हानि हुई, तो हानि के अंतर्गत की यदि बात करें तो उसमें भी 10 हानियां हैं, उसमें भी देख लेते हैं। मतलब प्रतिकूल प्रभाव कि छोटे पैमाने के उद्योग और गृह उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। बस इतना लिखो तो भी चलेगा कि भारत में आर्थिक सुधार के कारण बड़ी बड़ी कंपनी आई, जिसकी वजह से देश के छोटे उद्योग और गृह उद्योगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। नंबर 2, निजीकरण के साथ वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई, अर्थात देश के उत्पादक कार्यक्षम बने, उसमें पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, मतलब इन शॉर्ट भारत के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का सामना भी करना पड़ा। पहले आपने क्या लिखा, देश के गृह उद्योग और भारी उद्योगों को, गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और दूसरा, देश के उद्योगों को या तो देश के निजी उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का सामना करना पड़ा। ये भी एक प्रकार की प्रतिकूल असर मानी जा सकती है। नंबर 3, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण हो गया, अर्थात देश में सब्सिडी घट गई। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाओं के आधारभूत सुविधा महंगी हो गई। इन शॉर्ट देश की सरकार के द्वारा जो सुविधाएं सरलता से पहले मुफ्त में प्राप्त होती थी वो महंगी हो गई। ये भी एक प्रकार की हानि आप लोग लिख सकते हैं, मतलब सरकारी सेवाएं महंगी हो गई। नंबर 4, भारतीय चलन का निर्धारण व्यापार के आधार पर बाजार में होने से उसके मूल्य में अधिक बदलाव आया और जिसके कारण व्यापार करने वाली कई भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। मतलब भारत की व्यापार मुद्रा का मूल्य विदेशी बाजार के द्वारा नक्की होने लगा, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। पुनः एक बार, पहला कि भारत के गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग को नुकसान हुआ। दूसरा, वैश्वीकरण की शुरुआत की वजह से देश के उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का सामना करना पड़ा। तीसरा, सरकार के द्वारा जो सेवाएं पहले मुफ्त में मिलती थी वो महंगी हो गई। और नंबर 4, कि भारत का चलन विदेशों पर निर्भर होने लगा, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। नंबर 5, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी कंपनियों को नीची दर पर आपूर्ति देने की, मतलब विदेशी कंपनियां कम कीमत पर वस्तु बेचने लगी, जिसकी असर भारतीय उद्योगों पर देखने लगी। नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन WTO ने गुणवत्ता के मापदंड को स्वीकार किया, जिसके कारण भारत जैसे देशों को कई वस्तु के निर्यात करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्थात विशेष रूप से
कृषि पैदाशों के निर्यात के संदर्भ में। इन शॉर्ट मुद्दा क्या बनेगा सर, तो कि विश्व व्यापार संगठन के नीति नियमों के कारण विश्वीकरण का सामना भारत की कृषि पैदाशों को करना पड़ा, ये भी एक प्रकार का नुकसानी माना जाएगा। नंबर 7, निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए और जिनमें सड़क, बिजली, पानी, कच्चे माल की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा पर नहीं मिल पाई, जिससे उसकी कमी उपस्थित हुई। मतलब देश का विकास तो होने लगा, पर जो प्राथमिक सुविधाएं थी, आधारभूत सुविधाएं, उनकी कमी भी उपस्थित हुई। ये भी एक प्रकार का नुकसान माना जा सकता है। नंबर 8, आर्थिक असमानता पैदा हुई। आर्थिक असमानता अर्थात गरीब अधिक गरीब बन गए और अमीर अधिक अमीर बन गए। नंबर 9 कि प्राथमिक वस्तु और सेवाओं के स्थान पर मौज शौक की वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई, अर्थात मॉल वालों का प्रमाण बढ़ गया और लारी वाले बेचारे जो कमाते थे उनका प्रमाण कम हो गया। और 10वां, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को व्यापक नुकसान हुआ। कैसे कि भारत के लोग विदेशी कल्चर की मतलब नकल करने लगी, जिसकी वजह से उसकी जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उन पर खराब असर भी उनकी हुई। इस प्रकार से आप लोगों को 10 मुद्दे उसके लाभ के और 10 मुद्दे आप लोगों को उसके हानि के लिखने रहेंगे। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क करके आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।